आशुतोष, पहले ये राहुल गांधी का जो ये आज आपने रूप देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो कहते हैं ना हार के डर के आगे जीत है। क्या इसको ऐसे भी मैं इसको ऐसे कहता हूं कि जीत या फिर अच्छे नतीजों के आगे कॉन्फिडेंस है। ये आंकड़े ही है ना जो हाल में आए हैं कांग्रेस पार्टी के और इंडिया गठबंधन के, जो इतना जोश दिखाई दे रहा है। नहीं, मानक एक चीज तो माननी पड़ेगी कि इतना बड़ा अगर कहीं हंगामा हो रहा हो, नीट में 26 लाख छात्र बैठते हैं और यूजीसी नेट के लिए 11 लाख, जब इतने और लगातार पेपर लीक का मसला उत्तर प्रदेश के चुनाव में और उसके पहले भी लगातार होता रहा है, तो यह विपक्ष का काम है उसको मजबूती के साथ उठाना। और अगर उन्होंने इसको उठाया है तो ये उनका लेजिटिमेट काम है। अगर नहीं उठाते तब मुझे हैरानी होती। और मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, देश के युवाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, देश के जो तमाम छात्र हैं उनका मुद्दा है, और कितने परिवार इसके साथ जुड़े हुए। सिर्फ छात्रों की बात मत करिए आप, लाखों छात्र जो दिन रात मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। करते हैं कि एक दिन परीक्षा होगी, उस परीक्षा करने के बाद फिर वो पास होंगे, वो डॉक्टरी के लिए तैयारी करेंगे, फिर उनको यूजीसी स्कॉलरशिप मिलेगी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, वो किसी प्रतियोगी परीक्षा में नौकरी उनको मिल जाएगी। जब पता यह चलता है कि आपका तो पेपर ही लीक हो गया है, और ये कोई नई बात तो है नहीं, पिछले 4-5 सालों में तो ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा हुई नहीं जिसका पेपर लीक न हुआ हो, और उसके बावजूद अगर विपक्ष चुप रहता है तो विपक्ष की बेवकूफी होगी। सवाल तो इस बात का उठना चाहिए कि सरकार किस पर रोक क्यों नहीं लगा पा रही है। अभी तक नीट के मसले पर जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने यह तक तो माना नहीं कि इसमें कोई घोटाला हुआ है। पहले कम से कम यह तो मानिए कि इसमें कोई घोटाला हुआ है, कोई कुछ गड़बड़ी हुई है। और पटना में जो छात्र पकड़े गए वो साफ तौर पे कह रहे पेपर एक दिन पहले लीक हो गया था, हमने 32 लाख रुपए दिए थे उसके लिए। तो सरकार अगर नहीं मानेगी, मुझे तो यह बात समझ में नहीं, सरकार को मानने में दिक्कत क्या है। मान लीजिए उसको, हर सरकार से गलतियां होती, हर सरकार के समय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है। तो सरकार, संवेदनशील सरकार वो होती है जो अपनी गलतियों को माने। और एक बात मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश के अंदर जो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए जो खतरे की घंटी, मैं कहूं खतरे की घंटी कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हार गई या भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया, लेकिन उत्तर प्रदेश ने खतरे की घंटी बजा दी है। और क्यों बजाई है, उसके बहुत महत्वपूर्ण कारण है। आप अगर ध्यान से देखिए कि जिस हिंदुत्व की राजनीति की जा रही थी, उसके सारे जो प्रतीक चिन्ह हैं, सब जगह भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। आप देखिए अयोध्या में, चित्रकूट में, श्रावस्ती में कौन चुनाव लड़ रहे थे? वो जो अयोध्या मंदिर के ट्रस्ट के जो चेयरमैन थे, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा था। और उसके बाद काशी में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो फिर वहां भारतीय जनता पार्टी कितने लाख वोट से हारती, आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो काशी भी आपके हाथ से चला जाता, अयोध्या तो आपके हाथ से चला गया। और अयोध्या में नारा क्या लगा? न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। यानी एक वो आदमी जीता जिसने साफ तौर पे कहा कि हमें मथुरा और काशी नहीं चाहिए, हमारे लोगों को पेट भरने के लिए रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए। यह संदेश उत्तर प्रदेश की जनता ने दिया है। और मुझे लगता है कि हर संवेदनशील सरकार को अगर कहीं गलती होती तो उसको मानने में कोई दिक्कत नहीं। धर्मेंद्र प्रधान जी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनके एक एक स्टेटमेंट से जब वो नीट घोटाले की बात नहीं मानते हैं तो लाखों करोड़ों पेरेंट्स जो है, पेरेंट्स बात कर रहा, माता पिता, वो दुखी होते हैं, वो क्षुब्ध होते हैं, नाराज होते हैं, और युवा कहीं ना कहीं क्रोधित होता है। हाँ, लेकिन उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने यह तो माना है ना, पहले उन्होंने कहा था कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई, लेकिन उसके बाद उन्होंने अगले दिन यह तो माना कि हां कुछ गड़बड़ियां हुई हैं और उसकी जांच चल रही है अभी। खैर चलिए, ये भी अच्छी बात है। और लेकिन आशुतोष, अब ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया और उठाना चाहिए, विपक्ष को उसका हक है। पर जो आज का मेरा दूसरा मुद्दा है, ये यूपी के 2 लड़के, इसको थोड़ा एनालाइज करिए। आपको लगता है ये राहुल और अखिलेश की केमिस्ट्री है जो यूपी में चली है, और ये आगे क्या कंटिन्यू कर पाएगी क्या विधानसभा चुनाव तक? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के नेताओं के बीच में अगर कोई केमिस्ट्री है,
अगर उनके बीच में किसी तरीके का एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, ये अच्छी बात है लोकतंत्र के लिए। वो दोनों अलग अलग पार्टियों के नेता हैं और हो सकता है कि चुनाव के बाद दोनों एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़े। नहीं, क्योंकि मलूक नागर कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की वजह से कांग्रेस को 6 सीटें आ गई, वरना नहीं आती। देखिए, अगर ऐसा होता तो समाजवादी पार्टी कभी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करती। महाराष्ट्र के अंदर अगर आपने देखा तो भारतीय जनता पार्टी ने क्यों एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन किया, क्यों अजीत पवार के साथ गठबंधन किया? क्योंकि वो अकेले उनको लग रहा था कि वो तीनों शिवसेना, बीजेपी और शिवसेना, शरद पवार और कांग्रेस का मुकाबला नहीं कर सकते। एक पार्टी जब गठबंधन करती है तो दरअसल अपनी कमजोरियों को छुपाने की कोशिश करती है। और मैं एक बात आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस बार बिल्कुल कमजोर नहीं थी। उसने जातियों का बहुत अच्छा संतुलन बनाया था। आरएलडी को अपने साथ लाके खड़ा किया, और साथ ही साथ उसने सुभाषा को साथ लाके खड़ा किया। इसके अलावा अपना दल को लाके खड़ा किया। तो जातियों के गठबंधन बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। दो उनके सबसे बड़े मास लीडर नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ वो उत्तर प्रदेश से आते हैं। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी वहां 33 सीटों पर सिमटी है और गठबंधन के साथ ही वो 36 पर सिमटी है, और जिस गठबंधन को कमजोर कहा जा रहा था कि 2019 की तुलना में तो बहुत कमजोर है, तब तो बीएसपी समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, और भारतीय जनता पार्टी को अगर एनडीए को 36 और उनको अगर 43 मिला है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। उनको अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके सही करने की कोशिश। हाँ, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इस मुगालते में न रहे कि अब तो मैदान मार लिया, अब तो हम आराम से 2027 की लड़ाई जीत जाएंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल।